अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Assalamu alaikum audience, how are you? I hope you are all well. आज मैं आपके साथ गुमशुदा काफ़िले की एपिसोड 21 आपके अपने चैनल पर उर्दू पोइट्री एंड नॉवेल्स आप सुनते जाइए। अगर आपको इस कहानी में कोई लफ्ज़ दिल को छूता है, कोई जुमला कानों को सहर कर देता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना ना भूलिएगा। चलते हैं 21 एपिसोड की तरफ। थोड़ी देर बाद वो कपड़ों की गठड़ी का कार पर रखवा कर जूतों की दुकान पर पहुंच चुके थे। बल्कीस ने कहा, बेटी अजीत, तुम उठो और यहाँ से अच्छा जूता पहन कर देखो, और मैं तुम्हारे लिए खुद पसंद करती हूँ। वो दुकान पर गई और 10 मिनट बाद अजीत को, जो हाथ में एक सुनहरी जूते थामे हुए थी, वापस आकर कार में बैठ गई और कहने लगी, चाची जी, मेरा पाँव ज़रा बड़ा है, आप पहन कर देख लें, ये जूता कहीं आपको खुला ना हो। बल्कीस बोली, बेटी अगर तुमने पहन कर देख लिया है तो ठीक है, हमने जो कुछ यहाँ से लिया है वो सब तुम्हारे लिए है, सिर्फ एक जोड़ा तुम्हारी माँ के लिए है। चाची जी, मेरे लिए इतनी चीज़ें। बेटी वो काम की चीज़ तो हमें मिली नहीं, लेकिन हमें जाने की जल्दी है ना, इसलिए जो कुछ यहाँ से मिला है वो ले लिया है। अजीत ने कुछ सोच समझ कर ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, भाई जी, अगर आपको मालूम था कि ये मेहमान सब कुछ मेरे लिए ले रहे हैं तो मुझे कुछ पहले बता देना चाहिए था। यूसुफ कुछ देर खामोश रहा और जब गाड़ी रेलवे लाइन अबूर करके कच्चे रास्ते पर मुड़ी तो वो बोला, अजीत चड़ेल, क्या शोर मचा रखा है तुमने? यह मेहमान मेरे चचा और चची हैं। अगर तुम्हारी मंगनी के दिन मेरी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हारे लिए तोहफे लाती, तो क्या तुम इनकार कर देती? वीर जी, वो अगर मेरी झोली मिट्टी से भी भर देती तो मैं यही समझती कि यह सोना है। अच्छा, तो फिर खामोश रहो और ये समझो कि ऐसे तमाम मामलात में चची बल्कीस मेरी माँ की जगह है। अजीत कौर ने कपड़ों की गठड़ी उठाई और चूम कर अपनी आंखों से लगा ली। फिर उसने अपनी सिसकियां जब्त करते हुए कहा, चाची जी, पता नहीं क्यों आपको पहली बार देखकर ही मुझे ये महसूस हुआ था कि भाई यूसुफ की माँ फिर उस दुनिया में आ गई हैं। बेटी हौसला से काम लो, अब मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। और चची ने भी कहा कि बिल्कुल, मैं भी तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। हमने तुम्हारी मंगनी की रस्म में हिस्सा लेने के लिए आना है। इतनी जल्दी चची जान? हाँ बेटी, हम ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते ना, इसलिए तुम्हारे भाई ने ये सोचा है कि हमारी मौजूदगी में ही ये नेक काम हो जाए। अजीत कौर ने झुककर अपना सर बल्कीस की गोद में रख दिया और वो प्यार से इसके बालों में हाथ फेरने लगी। रात खाने के बाद अब्दुल रहीम, उनके भाई, चचा और मेहमान बातें कर रहे थे कि अब्दुल रहीम ने यूसुफ से मुखातिब होकर कहा, बेटा गुलाम नबी का पता करो, वो घर आकर सो तो नहीं गया? अब्बा जान, अगर चचा जी आ गए तो सीधे यहाँ आते। मैं सूरत में जाकर पता करता हूँ। यूसुफ उठकर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, अब्बा जी, वो अभी तक नहीं आए, शायद रास्ते में कहीं रुक गए हो, मैंने बाहर कहीं देख लिया है, जब वो आए तो उन्हें सीधा यहाँ भेज दें। अब्दुल रहीम के एक उम्र रसीदा चचा नसार मोहम्मद ने कहा, भाई अब्दुल रहीम, तुम अपने भाई को अभी तक बच्चा ही समझते हो। चचा जी, छोटा भाई बच्चा ही होता है ना? अब्दुल अजीज़ ने कहा, भाई अगर हमें ये मालूम होता कि आप इतने परेशान होंगे तो हम इन्हें मोटर पर ही बैठा लाते। बाहर घोड़े की टाप सुनाई दी और यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, वो आ रहे हैं। 5 मिनट बाद गुलाम नबी उनके सामने खड़ा हुआ। अब्दुल रहीम को बता रहा था, भाई जान, मुझे वापसी पर बेला सिंह के साथ कुछ देर शहर में रुकना पड़ा। वहाँ उसने हलवाई को मिठाई तैयार करने के लिए कहना था। मिठाई उसने शाम के वक्त क्यों तैयार करवा ली थी? जी, ये मिठाई इसने परसों लड़की की मंगनी के लिए तैयार करने के लिए कहा था। कल वो खुद आपको दावत देने के लिए आएंगे। उसने मुझे ताकीद की थी कि वो अपने भाई जान को परसों कहीं और जाने ना दें। इंस्पेक्टर साहब और बेगम साहबा को तो इसने खुद कह दिया था और वो इस बात पर बहुत खुश था कि वो इसके घर तोहफे में छोड़ आए। अब्दुल रहीम ने कहा, यूसुफ बेटा, तुम्हें हमारी तरफ से कोई अच्छा तोहफ़ा ख़रीदने के लिए शहर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा अब्बा जी, अगर हमारे शहर से कोई काम की चीज़ ना मिली तो मैं चची जान के साथ बटाला से हो आऊँ। जी बिल्कुल। अब ये कहानी का एंड यहाँ पर होता है और आगे बेला सिंह की मौत हो जाती है, जो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर होती है। रात के 11 बजे बेला सिंह के गांव की तरफ से लोगों को चीख पकार के साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दी। कभी कभी इस शोर में
औरतों की आहो बकाह के साथ शराब से बदमस्त आदमियों की भड़के भी सुनाई देती थी। चौकीदार ने आवाज़ दी, लोगों जागो, बेला सिंह के गांव में डाकू घुस गए हैं। यूसुफ अपना घोड़ा लेकर गली से बाहर निकला तो गांव के चंद आदमी वहां खड़े थे। उसने टार्च की रोशनी उन पर डालते हुए कहा, अपनी बंदूकें उठा लो, जिनके पास बंदूकें नहीं हैं वो दूसरे हथियार उठा लें और अंधेरे में तुम्हारी तार चेवी काम आएंगी। हमें किसी ताख़ीर के बगैर सरदार बेला सिंह के घर की तरफ से उनके गांव में दाखिल होना चाहिए। किसी को रास्ते में देखो तो उसे ललकारने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि टार्च की रोशनी डालकर उसे पहचान लिया जाए। अगर किसी के चेहरे पर नकाब हो तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे घेर कर पकड़ लिया जाए। ये ऐसी ज़रब लगाई जाए कि वो भाग ना सके। भल्लू, तुम सीधा थाने का रुख करो। वहाँ छोटे बड़े अफसरों को मालूम है कि इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज़ साहब हमारे घर ठहरे हुए हैं, इसलिए तुम्हें थानेदार के कानों तक ये बात पहुँचाने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। बेला सिंह के गांव में बड़े पैमाने पर कोई वारदात हो रही है। यूसुफ के पीछे 12 आदमी चल दिए। वो झील से कुछ फासले पर घने दरख्तों के पास झुंड के करीब पहुँचे तो यूसुफ ने कहा, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इसलिए मैं दरख्तों से बाहर आगे चलो। तुम दरख्तों में छुपते हुए आगे बढ़ो। अचानक एक दरख्त की ओट से टार्च की रोशनी दिखाई दी और साथ ही एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, वीर जी, मैं अजीत कौर हूँ। आगे जाकर आप हमारे घर में लाशों के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। बापू ने लेटे लेटे मुझे आवाज़ दी थी, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, एक बाल्टी अपने कुएं का ताज़ा पानी ले आओ। मैं बाहर की हवेली में कुएं की मंडीर पर खड़ी पानी निकाल रही थी कि मैंने उन्हें इस छत से नीचे उतरते हुए देखा जो भगवान संग के मकान की छत से मिलती है। फिर मैंने ये देखा कि चंद आदमी दीवार फांद कर अंदर कूद रहे हैं। बाहर की हवेली में बुड्ढा सिंह और गंगा सिंह सो रहे थे। मैंने पहले बाहर की हवेली और घर के दरमियान दरवाजे को कुंडी लगाई और फिर बुड्ढा सिंह और गंगा सिंह को जगा दिया। गंगा सिंह बोला, तुमने जिन लोगों को पिछले मकान की छत से हमारी छत पर उतरते हुए देखा है वो भगवान सिंह और उनके साथियों के सिवा और कोई नहीं हो सकते। अगर बाहर से भी कुछ आदमी दीवार फांद कर मकान के सहन में दाखिल हो चुके तो मैं अपने तमाम कुत्ते खोल देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ये कितना जुल्म है कि जहाँ जो कुत्ते होते थे वो भी सरदार जी ने बाहर की हवेली में बजवा दिए हैं। मैं चाहती थी कि दहाई देकर बापू को ख़बरदार कर दूँ, लेकिन मुझे अंदर से मामा जी की चीख सुनाई दी और साथ ही मुझे यह महसूस हुआ कि बापू को उन्होंने मार डाला है। वो चीखें मारते हुए उसकी लाश पर लाठियां बरसा रहे थे। बुड्ढा सिंह डेहड़ी की छत पर चढ़कर दहाई देने लगा तो गंगा सिंह ने मुझे पकड़कर बाहर निकालते हुए कहा, अजीत, तुम अब हवेली से बाहर पराली के नीचे छुप कर अपनी जान बचा सकती हो। मैं कुत्ते खोलने और बाकी आदमियों को जगाने जा रहा हूँ। मैं पराली के ढेर में छुप गई। थोड़ी देर बाद भौंकते हुए कुत्ते मकान के गिर्द आ पहुंचे। वह चंद आदमी छत पर चढ़कर बुड्ढा सिंह की लाश पर लाठियां मार रहे थे और वह शराब के नशे में भगवान सिंह की चीखें सब बुलंद थी। वो चिल्ला रहा था, बेला सिंह की लड़की को तलाश करो और उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन आन की आन में कुत्ता हमला कर चुके थे और हमारा घर तबाह करने वाले चीखते चलाते इधर उधर भाग रहे थे। गांव के कुछ लोग घरों से बाहर निकले तो भगवान सिंह का छोटा भाई कहर सिंह अभी तक मेरे बापू की लाश पर लाठियां बरसा रहा था। 2 कुत्ते अंदर दाखिल हुए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो गिरा और उसके साथ ही एक कुत्ते ने उसकी गला दबोच लिया। गांव के आदमियों ने, जिनमें से 6-7 ईसाई थे, किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश ना की। हमारे 4 कुत्ते पराली के इस ढेर के पास आकर भौंक रहे थे जहां मैं छुपी हुई थी। भगवान सिंह अपने साथियों को गालियां देता हुआ आगे बढ़ा, बदमाश, इधर आकर देखो, यहाँ कोई छुपा हुआ है। उसने आगे बढ़कर पराली के ढेर पर एक जगह पर पर्ची की नोक मारी और कुत्ते भी यक वक्त उस पर टूट पड़े। भगवान सिंह जानता था वो चीखता हुआ भागा और उसने झील में छलांग लगा दी। कुत्तों ने उसका पीछा ना छोड़ा, लेकिन ज़्यादा गहरे पानी में पहुंचकर वो वापस आ गए और भगवान सिंह तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ गायब हो गया। वीर जी, मैंने सब कुछ देखा है और उसके बावजूद मैं ज़िंदा हूँ। शायद इसलिए ज़िंदा हूँ कि यतीम बहन के सर पर हाथ रखने वाला भाई मौजूद है। जब मैंने ये कहा कि मैं आपके पास जा रही हूँ तो ये ईसाई मेरे साथ चल पड़े। एक ईसाई ने आगे बढ़कर कहा, मियाँ जी, सरदार बेला सिंह हम पर बड़े एहसान हैं। वो गरीब लोगों के बाप थे। यूसुफ ने कहा, जो लोग बाहर से आए थे तुम में से कोई उन्हें पहचानता है? जी नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि सरदार बेला सिंह का भी कोई दुश्मन हो सकता है। भगवान सिंह के साथ उनकी नहीं बनती थी, इसलिए नहीं बनती थी कि सरदार बेला सिंह की ज़मीन इसके गाँव में ज़्यादा थी और भगवान सिंह बड़ी मुद्दत से ये महसूस कर रहा था कि वो बड़ी कीमत देकर भी उसे ज़मीन नहीं खरीद सकता। भगवान सिंह को ज़्यादा आग उस दिन लगी थी जब बेला सिंह ने अपने दादा के पुराने नौकर को अपना खेत मुफ्त दे दिया था। उसे दुश्मनी में सेड़ देना नाथ का भी हाथ था। कहर सिंह के मरते मरते बचा है। शायद उसे यह समझ आ गई है बुराई का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। जब ये दोनों भाई पकड़े जाएंगे तो उनके साथियों का भी यही हाल होगा
और पता चल जाएगा। यूसुफ ने अजीत कौर के सर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, मेरी बहन, किसी इंसान के पास तुम्हारे ज़ख्मों का इलाज नहीं है। हम सिर्फ ये दुआ मांग सकते हैं कि खुदा तुम्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैं तुम्हें ये इत्मीनान भी दिला सकता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन का खून रायगा नहीं जाएगा। तुम अपनी आंखों से देखोगी कि खुदा की ज़मीन तंग हो चुकी है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और सीधी हमारे घर जाओ। 2 आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे यहाँ पुलिस के इंतज़ार के अलावा एक और काम भी करना है। घर आकर मैं ये सुनूँ कि मेरी बहन बहादुर है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अजीत कौर सिसकियाँ लेती हुए घोड़े पर सवार हो गई और 2 आदमी उसके साथ चल पड़े। वो चंद कदम चलने के बाद अजीत कौर के मुड़कर देखते हुए कहा, वीर जी, हमारी दोनों घोड़ियाँ घर में मौजूद हैं। आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनसे काम ले सकते हैं। आपका ये घोड़ा भी जल्दी वापस आ जाएगा। ठीक है अजीत, तुम जाओ। फिर वो पीरादित्ता की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, पीरादित्ता, तुम इस गांव के आदमियों के साथ जाओ और सरदार बेला सिंह की हवेली से छोटी घोड़ी लेकर फ़ौरन मियाँ अब्दुल करीम के घर पहुंचो और वहां हरदयाल सिंह के बेटे जगीर सिंह को अपने पीछे बैठाकर यहाँ ले आओ। तुमने सीधा हरदयाल सिंह के घर जाना है और किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम किस काम से आए हो। हरदयाल सिंह को यह ताकीद करना कि पीर कोकेशा और इसके 2 मरीदों का ख्याल रखे और ये भी बताए कि गुज़िश्ता 8 पहर में वो कितना अरसा हवेली के अंदर और कितना अरसा हवेली के बाहर रहे हैं। अगर हरदयाल सिंह हवेली में ना हो तो उसके घर जाकर उसे वहाँ बुला लेना। गंगा सिंह कहाँ है? एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, जी मैं यहीं पर हूँ। यूसुफ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पुलिस थोड़ी देर तक पहुँच जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि इससे पहले भगवान सिंह और उसके साथी पकड़ लिए जाएं। तुम कुत्ते लेकर निकल पड़ो। मेरे तमाम आदमी तुम्हारे साथ होंगे। यहाँ से जो लोग तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं उनको भी बुला लो। वो कातल जो शराब से मदहोश थे ज़्यादा दूर नहीं भाग सकेंगे जनाब। वो झील के पार किसी खेत में पड़ा हुआ होगा और कुत्ते उसे बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। कुत्तों ने दूसरे आदमियों का भी पीछा किया था। अगर उनमें से किसी के कपड़े का कोई टुकड़ा मिल गया तो उसे तलाश करना भी मुश्किल नहीं होगा। ये मुझे मालूम है कि बेला सिंह के साथ भगवान सिंह की नहीं बनती, लेकिन ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवान सिंह इस कदर दरिंदा बन जाएगा कि अजीत कौर कहती थी कि उन्होंने घर से कोई चीज़ भी नहीं उठाई। लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता था कि भगवान सिंह इस कदर दरिंदा बन जाएगा। अजीत कौर कहती थी कि उन्होंने घर से कोई चीज़ भी नहीं उठाई। गंगा सिंह ने जवाब दिया, जी ये तो जाहिर है कि भगवान सिंह और इसके भाई का कत्ल के इरादे से आए थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके साथ चोर भी थे। जब हम अंदर गए थे तो बीबी अजीत कौर अपनी माँ और बाप का खून देकर बेहोश हो गई थी। जिस कुत्ते ने कहर सिंह का गला दबोच रखा था उसे मैंने बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया था। ताज की रोशनी में मैं सिर्फ इतना देख सकता था कि उसने किसी कीमती सामान वाले बड़े संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की थी और मेरा ख्याल है कि अजीत कौर की माँ की डंडियाँ और कड़े गायब थे, लेकिन हम जल्दी बाहर निकल आए थे, इसलिए मैं कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। यूसुफ ने कहा, मेरा ख्याल है तुम लोग यूं ही इधर उधर भागने की बजाय सूंघने वाले कुत्तों के पीछे पीछे चलो तो चोरों का सुराग मिल ही जाएगा। लेकिन पहली बात यह है कि इस आसपास के खेतों में भगवान सिंह को अच्छी तरह तलाश कर लेना। तुम में से जो सरदार बेला सिंह के उजड़े हुए घर पर पहरा देना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए। निसफ घंटे के बाद कार का हॉर्न सुनाई दिया और यूसुफ बाहर निकल आया। इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज़ कार चला रहे थे और यूसुफ के घर के 5 आदमी बंदूकों से मसला इनके साथ थे। यूसुफ ने बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया और कहा, चचा जी, मैंने गांव से निकलते ही भल्लू को थाने की तरफ भगा दिया था और उसे यह भी बता दिया था कि वो आपका जिक्र कर दे। आम हालात में पुलिस को अब तक आ जाना चाहिए था। अब्दुल अजीज़ ने कहा, बेटा, आम हालात में पुलिस वक्त पर नहीं आया करती। अगर तुम्हें यहाँ कोई ख़ास काम नहीं तो पुलिस स्टेशन तक मेरे साथ चलो। चचा जान, मुझे उम्मीद है कि हम पुलिस की आमद तक कातलों के सरगना को पकड़ लेंगे और शायद थोड़ी देर तक हमें इसके चंद और बैरूनी मददगारों का भी पता लग जाएगा। अब्दुल अजीज़ ने कहा, हमने इस लड़की से बड़ी दर्दनाक बातें सुनी हैं और मेरा ख्याल है कि थानेदार से मिलने के बाद मैं पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी हो आऊँगा। पीरादित्ता हमारे पीछे तुम्हारा घोड़ा वापस ला रहा है, लेकिन तुम्हें रोशनी से पहले इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारे आदमियों को यहाँ छोड़ कर जाता हूँ। यूसुफ ने बुलंद आवाज़ में कहा, पीरादित्ता, तुम मेरी घोड़ी लेकर थाने पहुँच जाओ। मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ आ रहा हूँ। बेटा, वो किस लिए? चचा जान, वो इसलिए कि मैं इस वक्त आपका वहाँ तनहा जाना पसंद नहीं करता। मैं मोटर चलाता हूँ, आप अपना रिवॉल्वर संभाल कर बैठ जाएँ। 1 मिनट के बाद खासी तेज़ रफ्तार से शहर का रुख कर रही थी। यूसुफ कह रहा था कि चचा जान, ये केस जिस कदर दर्दनाक है इसी कदर इसकी तहकीकात दिलचस्प होंगी। अब्दुल अजीज़ ने पूछा, बेटा, तुम्हारे जहन में कोई बात आती है? जी हाँ, चंद बातें मेरे जहन में आ रही हैं। सुबह तक मैं आपको बता सकूंगा कि मेरे बास खदशात किस हद तक दुरुस्त और किस हद तक गलत थे।
अब्दुल अजीज़ ने कुछ सोच कर कहा, बेटा मेरा ख्याल है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जाना पड़ेगा। मैं थाने के टेलीफोन से ही किसी जिम्मेदार अफसर से बात कर लूँगा और फिर तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊँगा। यूसुफ ने कहा, चचा जान, थाने पहुंचकर हमने एक अहम काम करना है। बहादुर सिंह और उसके रिश्तेदारों को इस वाक़े की इत्तला देना ज़रूरी है कि अजीत को हमारे घर में महफूज है, लेकिन बेला सिंह का गैर आबाद रहना चाहिए। थानेदार से कहकर आप बहादुर सिंह के पास कोई आदमी भिजवा दें। अब्दुल अजीज़ ने कहा, मुझे एक बात का खदशा है कि यह हिंदू थानेदार मनसबी दास ना आया, और अगर दीनानाथ की कमाश के लोग इस कत्ल में मुलविस साबित हुए तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा। इस इलाके में मुतअस्सिब हिंदुओं के दबाव के बावजूद साबित कदम रहने के लिए बड़े अच्छे किरदार की ज़रूरत है। मैं थाने जाकर पता करूंगा, लेकिन ये किसी जान पहचान वाले DSP या SP से मेरी बात हो जाए, तुम्हें मुतमिन रहना चाहिए। ये नया था, बेदार शक्ल से किसी SP से मेरी बात हो जाए, अच्छे घर का मालूम होता है। मुझे ये भी उम्मीद है वो इतना ज़रूर जानता होगा कि अगर उसने कोई ज़्यादती की तो उसके असरात थाने की हदूद तक नहीं रहेंगे। जब उनकी कार थाने के हाथे में दाखिल हो रही थी तो प्रेम सिंह और चंद सिपाही वर्दियाँ पहने और राइफलें उठाए घोड़ों के करीब खड़े थे। इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज़ कार से उतरे तो प्रेम सिंह ने आगे बढ़कर सैल्यूट किया। इंस्पेक्टर ने कहा, भाई आपने बहुत देर लगाई, फ़ोन पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी बड़े अफसर को बेला सिंह के कत्ल की इत्तला दी गई है। प्रेम सिंह ने जवाब दिया, जी हम तो भल्ला के यहाँ पहुँचते ही तैयार हो गए थे, अब थानेदार साहब का इंतज़ार है। वो आकर पहले इंस्पेक्टर या DSP साहब को फ़ोन करेंगे और फिर उनकी हदायत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। DSP कौन है? जी वो सरदार बचन सिंह है, और वो आपको अच्छी तरह जानता है। अब्दुल अजीज़ ने कहा, वो एक अच्छा अफसर है और मेरे साथ काम कर चुका है। प्रेम सिंह ने कहा, महाराज मैं थानेदार साहब को ये बता दूं कि आप तशरीफ़ लाए हैं। अब्दुल अजीज़ ने कहा, तुम दो काम करो, एक तो ये कि बहादुर सिंह के गांव में किसी साइकिल सवार को भेज दो जो इससे या इसके बाप को ये खबर पहुंचा दे कि बेला सिंह कत्ल हो गया है, और मेरी और यूसुफ की राय ये है कि वो सीधा वहाँ जाने की बजाय पहले हमारे गाँव आए। हमने बेला सिंह की लड़की को ख़तरे से बचाने के लिए वहाँ पहुँचा दिया है, और अगर थानेदार साहब बहुत गहरी नींद ना सोए हो तो उन्हें मेरे मतलब इत्तला पहुँचा दे। प्रेम सिंह ने कहा, महाराज यहाँ दो आदमियों के पास साइकिल है, मैं इन दोनों को वहाँ भेज देता हूँ। भाई एक की बजाय दो का जाना बेहतर होगा। आप उनसे ये कह दें कि वो सरदार साहब की बीवी और नौकर बुड्ढा सिंह के कत्ल का भी बता दें, ताकि उन्हें यह एहसास हो जाए कि सरदार बेला सिंह के घर को दोबारा आबाद करने के लिए यहाँ उनके कई रिश्तेदारों को जमा होना पड़ेगा। थानेदार इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज़ की आमद की इत्तला मिलते ही आ गया और उसने कहा, जनाब आपने बड़ी तकलीफ़ की, इरादा मेरा भी यही था कि मैं यहाँ से बेला सिंह के गाँव जाने की बजाय पहले आपको सलाम करूँगा। अब्दुल अजीज़ ने कहा, भाई इरादा तो मेरा ये था कि सीधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाऊं, लेकिन फिर भी सोचा कि मैं तुम्हें हेडक्वार्टर फ़ोन कर लेता हूं, शायद कोई अफसर मेरा वाकिफ़ निकल आए। मिंसी दास ने कहा, जनाब जब आपका आदमी आया था और मुझे ये इत्तला मिली थी कि आप बेला सिंह के गांव के पास ही दूसरे गांव में ठहरे हुए हैं, तो मैंने इसी वक्त DSP बचन सिंह साहब से फ़ोन पर बात की थी और जब आपका जिक्र किया तो वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि जो वहाँ तुमसे पहले जाए वो उन्हें मेरा सलाम कहे। मैं सुबह SP साहब से मिलने के बाद सीधा तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें थाने में मेरा इंतज़ार करना चाहिए। ASP प्रेम सिंह सुबह होते ही जाए वारदात पर पहुँच जाएगा और अगर आप ज़रूरी समझे तो इस वक्त भी भेजा जा सकता है। अब्दुल अजीज़ ने कहा, भाई वो चंद कांस्टेबल लेकर थोड़ी देर तक पहुँच जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ज़रूरी है। आपको इस मकसद के लिए एक ट्रक का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। ट्रक बेला सिंह के घर तक जा सकता है जहां लाशें पड़ी हुई हैं। ट्रक बेला सिंह के घर जा सकता है। जो कातिल शराब के नशे में मदहोश है उन्हें गांव के लोग सुबह तक पकड़ लेंगे। यूसुफ साहब, चंद मशकूक आदमियों की देखभाल के लिए फ़ौरन जाना चाहिए, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। यूसुफ ने पीरादित्ता को आवाज़ दी और वो घोड़ी की लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। फिर वो घोड़ी की लगाम पकड़कर भागता हुआ आगे बढ़ा। यूसुफ ने कहा, पीरादित्ता तुम घोड़ी को सीधा गांव ले जाओ और फिर अपने घर जाकर आराम करो, हम वापस जा रहे हैं। निसफ घंटे बाद जब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज़ और यूसुफ कार बेला सिंह के मकान के पास पहुंचे तो वहां औरतों और मर्दों का हजूम था और इस हजूम के दरमियान खाली जगह पर भगवान सिंह और इसके मामूजाद हरदीप सिंह, जिसका घर वहां से 3 मील दूर था, लेटे हुए थे और कुत्ते इनके गिर्द बैठे हुए थे। कार की रोशनी में लोग इधर उधर हट गए और गंगा सिंह ने आगे बढ़कर इत्तलाह दी कि आपके जाते ही कुत्तों ने उन्हें यहाँ से थोड़ी दूर कमाद के खेत में तलाश कर लिया था। ये दोनों शराब से मदहोश थे। कहर सिंह इसी जगह अंदर पड़ा हुआ है। शहर के रास्ते पर खाई के किनारे
एक आदमी का जूता मिला है, उम्मीद है कि सुबह होते ही हम उसे भी तलाश कर लेंगे। यूसुफ ने कहा, अगर तुम उसे तलाश ना कर सके तो इन आदमियों में से जिसको पहले होश आएगा पुलिस उससे उगलवा लेगी कि वो जो जूता छोड़कर भागने वाला कौन है। अब मैं गांव जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत चौकस रहना है और मुजरिमों की तलाश जारी रखनी चाहिए तुम्हें।